बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर नंबर 9, द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के हवाले से और फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के हवाले से। हम यहाँ पे एक्सचेंज रेट को समझने की कोशिश करेंगे और एक्सचेंज रेट्स में जब चेंज आती है, जब फ्लक्चुएशन आती है, एक्सचेंज रेट बढ़ता है, कम होता है, उसकी वजह से डिफरेंट इकोनॉमीज़ पे क्या असर पड़ता है, फर्म्स पे क्या असर पड़ता है उसका, और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको उनको इससे क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है, इंटरनेशनल बिजनेस इससे किस तरह से मुतासर होता है, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। और जो एक्सचेंज रेट का आपका सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है, और आपके जो मॉनेटरी सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम है उसको हम स्टडी करेंगे। और कौन से जो की प्लेयर्स हैं जो आपके मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल इन्वायरमेंट में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उन की प्लेयर्स को हम स्टडी करेंगे। और ग्लोबल डेट क्राइसिस को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले जो है वो कॉन्सेप्ट्स जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक्सचेंज रेट का, ठीक है। एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या होता है? The price of one currency expressed in terms of another. The number of units one currency that can be exchanged for another. यानी कि आपको अगर अपनी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कितने यूनिट्स देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तानी रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो है कितने यूनिट जो हैं पाकिस्तानी रुपी के देने पड़ेंगे, वो आपका एक्सचेंज रेट है। यानी कि फिल वक्त अभी अगर हम देखें, अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है वो 160 राउंड अबाउट चल रहा है। यानी कि अगर आप $1 परचेज करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तानी रुपीस के जो हैं 160 यूनिट्स देने पड़ेंगे। 160 यूनिट्स, यूनिट से मुराद क्या है कि मैं ₹1 को एक यूनिट कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ₹1 का मतलब एक यूनिट है। यानी कि अगर आप $1 जो है, अमेरिकन करेंसी का एक यूनिट $1 है, पाकिस्तानी करेंसी का एक यूनिट ₹1 है। तो अगर $1 अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं रुपीज़ को डॉलर में, तो $1 को आपको बाय करने के लिए 160 यूनिट जो है वो, यानी कि 160 रुपीज़ पाकिस्तानी जो है वो अदा करने पड़ेंगे। और यही जो है एक्सचेंज रेट कहलाता है कि जब आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो आपको कितने यूनिट्स जो हैं उसके लिए पे करने पड़ते हैं, कितने यूनिट्स दरकार होते हैं, वही यूनिट्स जो हैं आपका एक्सचेंज रेट कहलाते हैं। दुनिया में इस वक्त जो है ना 8 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, जिनको हम G8 के नाम से जानते हैं। उन G8 के नाम से मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी है कंट्रीज़ हैं जो कि G8 के नाम से जानी जाती है। इनको ग्रुप ऑफ 8 कहा जाता है। G8 से मुराद है जी ग्रुप ऑफ 8। इनको G8 में क्यों कंसिडर किया गया या ग्रुप ऑफ 8 क्यों कहा जाता है? बेसिकली ये जो कंट्रीज़ है ना, ये बेसिकली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं और डेवलप कंट्रीज़ हैं, एडवांस इकोनॉमीज़ हैं। यहाँ पे करेंसी स्टेबल हैं। यहाँ पे मतलब जो है वो, ये यूँ कह सकते हैं हम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम जो तरक्की की कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास जो है फ्रांस आ जाता है, जर्मनी की बात करते हैं हम, इटली की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, यानी कि इंग्लैंड की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, कनाडा एंड रशिया की बात करते हैं। ये 8 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं दुनिया में इस टाइम, जो कि G8 के नाम से जानी जाती हैं। और इनको G8 इसलिए ये G8 में क्यों शुमार है, क्योंकि ये एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है। और इनकी जो करेंसीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, सबसे ज़्यादा कंपैरिजन अगर किया जाए तो इन इन 8 ममालिक की जो करेंसीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। और इनको हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, तो इन 8 करेंसीज, इन 8 मुल्कों की अगर आपके पास करेंसी है तो कोई भी आपसे एक्सेप्ट कर लेगा और आपको इसके बदले में चीज़ दे देगा, ठीक है। दुनिया में हर करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये 8 बड़ी करेंसीज हैं जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं, ज़्यादा एक्सेप्ट इनको किया जाता है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं। ये हर साल इनकी एक मीटिंग होती है, ठीक है।
एक एनुअल मीटिंग होती है जिसमें ये कंट्रीज़ जो हैं आपस में इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो मुलाकात करते हैं और ओवरऑल दुनिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर बात की जाती है, ठीक है। और क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं, एनर्जी और टेररिज्म के ऊपर बात की जाती है और इन मसाइल को हल करने के लिए जो है ये मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग कंडक्ट करते हैं और इसको मसाइल को हल करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट जो है सॉल्यूशंस पेश किए जाते हैं। इनको G8 कहा जाता है। इनकी करेंसीज़ के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ, जो अमेरिका में जो डॉलर चल रहा है इस टाइम, आज जो उसका रेट है वो 160.11 पाकिस्तानी रुपी, यानी कि अमेरिका अगर आज हम अमेरिका का एक डॉलर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तानी 160.11 आपको अदा करना पड़ेगा, यानी कि 160 जो पाकिस्तानी रुपी के यूनिट आपको अदा करनी पड़ेगी। ये ही एक्सचेंज रेट है, इसी को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। अगर 160 रुपीज़ आप अदा करेंगे तो आपको $1 मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम कैनेडियन डॉलर की बात करते हैं, कनाडा भी G8 में शुमार होता है। कनाडा का जो $1 है वो पाकिस्तानी 125.61 रुपीज़ के बराबर है। अगर आप कैनेडियन डॉलर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 125.61 डॉलर रुपीज़ अदा करने पड़ेंगे। उसके बाद एक यूरो जो है, यूरो 196.77 है, यानी कि अगर आप यूरो चलता है ये यूके में, सॉरी ये आपका चलता है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में। यूरो जैसे हमने कल बात की थी ना यूरो डॉलर के हवाले से, तो ये यूरो चलता है यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन कंट्रीज़ में चलता है यूरो, और ये 196.77 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल है। यानी कि अगर आपने एक यूरो ख़रीदना है तो आपको 196.77 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो अदा करने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर हम पाउंड की बात करते हैं, पाउंड जो है वो इंग्लैंड वगैरह में चलता है, यूके में, तो ये 218 रुपये के, ये आज का जो रेट है इसका 218 है। यानी कि अगर आप एक पाउंड आज ख़रीदना चाहते हैं तो 218 रुपये आपको अदा करने पड़ेंगे। ये एक्सचेंज रेट है इसका। तो डिफरेंट करेंसीज़ का डिफरेंट एक्सचेंज रेट होता है आपस में, ठीक है। यानी कि एक करेंसी दूसरी करेंसी में अगर कन्वर्ट आप करना चाहें तो कितने यूनिट एक करेंसी के अदा करने पड़ेंगे, वही उसका एक्सचेंज रेट होता है। जैसे कि हम पाकिस्तानी रुपीज़ के हवाले से हर करेंसी को यहाँ पे अभी देख रहे हैं। उसके बाद जैपनीज़ येन की अगर हम बात करें, ये जापान में यूज़ होता है येन, ठीक है, जैपनीज़ करेंसी येन है। अगर हम जैपनीज़ करेंसी जो है 1.55 जो है वो पाकिस्तानी रुपये के इक्वल है एक जो येन है। यानी कि अगर आप एक येन ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 1.5 यानी कि तकरीबन ₹1.5 जो है आपको अदा करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है रशियन रबल, रशिया में जो है रबल यूज़ होता है, ठीक है, जो रशियन करेंसी है वो रबल है और वो पाकिस्तानी 2.16 रुपये के इक्वल है। यानी कि अगर आप एक रबल ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 2.16 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, फिर आप एक रबल ख़रीद सकते हैं। ये डिफरेंट करेंसीज़ के एक्सचेंज रेट मैंने आपको बता दिए G8 के हिसाब से। जो ग्रुप ऑफ 8 था ना, उनमें ये करेंसीज़ यूज़ होती हैं। जो सबसे पहले यहाँ आपको नज़र आ रहा है जी, डॉलर है 160.11 का, ये आपका जो है अमेरिका में यूज़ होता है। उसके बाद कैनेडियन डॉलर कनाडा में यूज़ होता है। और जो यूरो है ना, यूरो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसमें अभी हमने जिन जो G8 में शुमार हैं, जैसे कि इटली की बात की हमने, हमने जर्मनी की बात की, हमने फ्रांस की बात की है, ये तीनों जो है यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तीनों में यूरो ही यूज़ होता है और तीनों में करेंसी सेम है 196.77। उसके बाद पाउंड की बात करें, पाउंड इंग्लैंड में यूज़ होता है, यूके में। उसके बाद जैपनीज़ येन की हमने बात की, ये जापान में यूज़ होता है। रशियन रबल की बात की है, रशिया में यूज़ होता है। तो ये G8 करेंसीज़ हैं और उनके एक्सचेंज रेट मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको ये एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि एक करेंसी को जब आपने दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो एक करेंसी का आपको कितने यूनिट अदा करने पड़ेंगे। वो जितने भी यूनिट आपको अदा करने पड़ेंगे ना, वो आपका एक्सचेंज रेट कहलाता है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट इसमें आता है जी, करेंसीज एप्रिशिएट का और डेप्रिशिएट का। अगर तो आपकी करेंसी की वैल्यू अप हो रही है, गो अप इन वैल्यू, करेंसी एप्रिशिएट कहेंगे उसे। और अगर आपकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू डाउन हो रही है तो हम इसको कहेंगे डेप्रिशिएट। ये करेंसी एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट का दो कॉन्सेप्ट हैं। जब अगर फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहले हम बात करते हैं, पहले जो डॉलर है वो 9500 तक था, पहले पाकिस्तानी करेंसी अच्छी थी। और अब देखें, अब डॉलर जो है 160 पे पहुंच गया, यानी कि अब पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो गई है। अब पाकिस्तानी करेंसी जो है वीक हो गई है, जिसकी वजह वजह से जो है डॉलर, वही डॉलर जो पहले 95 रुपये का आपको मिल जाता था, आज वही डॉलर जो है आपको 160 रुपये अदा करके लेना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी करेंसी में डेप्रिसिएशन आ गई है, ठीक है, हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है।
तो ये बेसिकली करेंसी रिस्क को हम इस चीज़ से जानते हैं, ठीक है। करेंसी रिस्क बेसिकली क्या होता है जी? पोटेंशियल हार्म दैट अराइजेस फ्रॉम चेंजेस इन द प्राइस ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू अनदर। मतलब अब यहाँ पे चेंज की बात करते हैं, चेंज की वजह से बहुत सारे नुकसानात होते हैं, बहुत सारी इकोनॉमीज इफेक्ट होती हैं, ठीक है। चेंज यही है, फ्लक्चुएशन की जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, चेंज की हम जो बात कर रहे हैं वो चेंज यही है, करेंसी की एप्रिसिएशन या करेंसी की डेप्रिसिएशन, करेंसी की वैल्यू में चेंज आ जाना, ठीक है। बढ़ जा, कभी करेंसी बढ़ सकती है आपकी, ठीक है, तो उसको हम अप्रिशिएट कह देंगे। और जब करेंसी आपकी गो डाउन होंगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, वीक हो जाएगी, उसको हम कहेंगे करेंसी डेप्रिशिएट, इसी को हम करेंसी रिस्क कहते हैं। अच्छा, अब ये रिस्क किस तरह से होता है? फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो है अमेरिका से कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हैं, ठीक है, लेकिन जब आपने इंपोर्ट का ऑर्डर दिया था, इंपोर्ट चीज़ों का ऑर्डर दिया था, उस वक्त डॉलर था फॉर एग्जांपल 120 रुपये, मिसाल के तौर पे, कि जब आपने कुछ मंथ पहले ऑर्डर दिया था वो 120 रुपये था उस वक्त, और आपने उनको ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको तकरीबन 6 महीने बाद मिलेंगी। आपने कहा ठीक है चलें 6 महीने बाद मिलेगी, तो आपने ऑर्डर जो है उनको दे दिया। अब छः आपने तो 120 रुपये के हिसाब से हिसाब किताब लगाया हुआ था ना कि 120 आपको अदा करने पड़ने, लेकिन जब ऑर्डर तैयार हो गया और जिस दिन उन्होंने माल भिजवाया पाकिस्तान, तो उस वक्त डॉलर का रेट था 160। तो अब क्या हुआ, 40 रुपये फी यूनिट बढ़ गए। आपने जो पहले हिसाब किताब लगाया था कि 120 रुपये के हिसाब से आप डॉलर खरीदेंगे और पेमेंट करेंगे, आज जो माल आ रहा है 6 महीने बाद आपको, आज आपको 160 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं। तो करेंसी में के रेट में चेंज आने की वजह से आपको कितना लॉस हो गया, कितना आपको ज़्यादा कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ी, इसको कहते हैं करेंसी रिस्क। जब करेंसी की रेट्स में चेंज आती हैं, तो डिफरेंट जो एग्रीमेंट्स हुए होते हैं, डिफरेंट जो मतलब डीलिंग्स होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से, वहाँ पे जो है फिर बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, ठीक है, और इनको फिर बियर करना पड़ता है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक रिस्क है, और सिस्टमेटिक रिस्क से आप जान नहीं छुड़ा सकते। सिस्टम की तरफ से जो रिस्क आता है ना, जैसे कि सिस्टम की तरफ से ये करेंसी रिस्क है, या फिर आपका इन्फ्लेशन होती है, या टैक्सेस के मामलात होते हैं, ये सारे जो है सिस्टम के रिस्क हैं, सिस्टमेटिक रिस्क है। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। तो ये सिस्टम के रिस्क हैं, सिस्टम के रिस्क से आप जान नहीं छुड़ा सकते, आप इससे भाग नहीं सकते, ठीक है, आपको इनको फेस करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली करेंसी रिस्क इसको हम कहते हैं, जब करेंसी में चेंज आती है, उसकी प्राइसेस अप डाउन होते हैं, जो जिसकी वजह से बहुत सारे मामला जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो ये था जी एक्सचेंज रेट और करेंसी रिस्क। इधर डिफरेंट करेंसीज दी हुई हैं, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है उसको डॉलर के मुकाबले में कंपैरिजन किया है, ब्राज़ील रियल को फिर डॉलर के मुकाबले में कंपैरिजन किया उसका, ब्रिटिश पाउंड को डॉलर के मुकाबले में, ठीक है। लेकिन ये स्टेटस है 2015 का, ठीक है, 2015 का स्टेटस, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल करेंसीज के हवाले से। अच्छा, इसमें फर्स्ट वन जो हमारे पास है जी कन्वर्टेबल करेंसी, ठीक है। कन्वर्टेबल करेंसी जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये कन्वर्ट हो सकती है दूसरी करेंसी में, ठीक है। और नॉन कन्वर्टेबल करेंसी जो है वो भी नाम से जाहिर है कि ये कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कौन सी करेंसीज जो है वो दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो जाती हैं, और कौन सी करेंसीज जो है वो दूसरी करेंसीज में एक्सेप्टेबल नहीं है या कन्वर्ट नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर बात है कि वही करेंसीज जो हैं आपस में कन्वर्टेबल होंगी, ठीक है, जिनका जहाँ पे जो इकोनॉमी स्टेबल है ज़्यादा, जैसे कि जहाँ पे हार्ड करेंसीज आपस में जो है वो एक्सचेंजेबल हैं। जैसे कि हम ब्रिटिश पाउंड की बात करते हैं, ब्रिटिश पाउंड की एक अहमियत है, एक इम्पॉर्टेंस है। किसी को भी अगर आप पाउंड देंगे ना, किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में अगर आप देंगे, तो उससे वो लेने से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ब्रिटिश पाउंड की एक वर्थ है, ठीक है, इसको सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह से यूरोपियन यूरो है, उसको भी कोई लेने से इनकार नहीं करेगा। जैपनीज येन जो है कोई लेने से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि जापान जो है टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है कंट्री, को कोई भी बंदा जैपनीज येन लेने से इनकार नहीं करेगा। उसको पता है कि मेरे पास अगर येन होंगे तो मैं जापान से टेक्नोलॉजी जो है इंपोर्ट कर सकता हूँ, मुझे वहाँ पे ये इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से यूएस डॉलर है। तो ये वो करेंसीज हैं जो कि वेरी वेरी स्टेबल करेंसीज हैं,
और ये जिन इकोनॉमीज़ की करेंसीज हैं वो इकोनॉमीज़ जो हैं वो भी बहुत स्टेबल है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, वो स्टेबल कंट्रीज़ हैं, ठीक है। वहाँ पे तरक्की तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और वहाँ के जो इकोनॉमी जीडीपी है और जो उनका इन्फ्लेशन है रेट वगैरह है वो बहुत रीज़नेबल है, ठीक है, बहुत बेहतर है दूसरी कंट्री से। तो इसलिए जो है इन कंट्रीज़ की जो करेंसीज़ हैं उनको आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है, आपस में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक यूके का बंदा है, ठीक है, यूके का रेजिडेंट है और एक यूरोपियन यूनियन का है, वो यूरो इस्तेमाल कर रहे हैं और यूके वाला बंदा पाउंड इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो यूके वाले बंदे ने अगर जो है वो यूरोपियन यूनियन वाले बंदे से कोई चीज़ मंगवानी है, कोई ख़रीदनी है, तो उसको वो पाउंड दे सकता है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन वाला बंदा उससे पाउंड एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसको पता है ये पाउंड जो है कोई आम चीज़ नहीं है। जब उस यूरोपियन यूनियन वाले बंदे ने कोई चीज़ मंगवानी होगी यूरोप से, वो यूके से, तो वो उस पाउंड को इस्तेमाल कर लेगा। इसलिए जो अच्छी करेंसीज़ हैं, जो अच्छी मतलब जो G8 में आती है, G8 वाले जो कंट्रीज़ हैं, इनकी जो करेंसीज़ हैं वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब हम ये कन्वर्टेबल हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं एक दूसरी में, मतलब कि आप किसी को अगर पाउंड के बदले यूरो दोगे तो एक्सेप्ट करेगा, येन के बदले यूरो दोगे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, डॉलर के बदले कैनेडियन डॉलर दोगे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, रबल के बदले येन दोगे तो एक्सेप्ट करेगा। यानी कि इन G8 की आपस में एक्सचेंज हो सकती है, आपस में कन्वर्टेबल है सारी करेंसीज, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट अदर करेंसीज, अगर हम अदर करेंसीज की बात करें उनके बारे में क्या आप कहेंगे? उन करेंसीज की जब हम बात करेंगे वो है नॉन कन्वर्टेबल करेंसीज, यानी कि वो अब G8 में शुमार नहीं हो रही, ठीक है, वो नॉन कन्वर्टेबल करेंसीज है। अब मामला ये आ गया है कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जब वो आपस में अपनी करेंसीज की एक्सचेंज नहीं कर सकते तो फिर वो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, तो अगर इंडियन कोई अगर अमेरिका से कोई चीज़ मंगवाना चाह रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इंडिया वाला अमेरिका वाले को कि भाई आप मुझसे रुपीज़ ले लें, ठीक है, और ये मुझे चीज़ दे दें। अमेरिका वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा रुपीज़ को, क्योंकि रुपीज़ की इतनी कदर ही नहीं है, ठीक है, रुपीज़ की इतनी कदर नहीं है। या फिर अगर मैक्सिकन पैसों वाला कोई कह दे उठ के कि भाई मैक्सिकन डॉलर से कह दे कि भाई आप जो है डॉलर के बदले पैसों एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, तो वो तो शायद एक ही स्टेट के हैं तो शायद किसी हद तक वो एक्सेप्ट कर भी ले। लेकिन अगर दूसरे कंट्रीज़ जो हम जैसे बात करें जिनकी करेंसीज बहुत ज़्यादा जो है वो बिलो हैं, ठीक है, उनको एक्सेप्ट नहीं। चाइना वाला अगर उठ के कह दे इंडिया वाले से, चाइना ने अगर इंडिया से कोई चीज़ मंगवानी है, इंडिया वाले बंदे ने चाइना से कोई चीज़ मंगवानी है, तो उसको वो रुपीज़ नहीं दे सकता, चाइना वाला रुपीज़ कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। या अगर इंडिया से चाइना कुछ मंगवा रहा है तो वो चाइनीज़ करेंसी जो है युआन, ठीक है, वो अगर उसको देना चाहे, फॉर एग्जांपल चाइना अगर इंडिया से कुछ चीज़ें मंगवा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो इंडिया वाले बंदे को अगर युआन देना चाहे, इंडिया वाला बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि युआन की इतनी कदर नहीं है। या इंडिया वाला बंदा अगर चाइना से कोई चीज़ मंगवा रहा है, उसको वो रुपीज़ अपनी कंट्री की जो करेंसी रुपीज़ है वो अगर उसको देना चाहे, तो चाइना वाला रुपीज़ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो करेंसीज दूसरी हैं जो मतलब कि इकोनॉमीज़ अभी तरक्की याफ्ता नहीं है, ठीक है, जो अभी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं जो अभी इतनी एडवांस इकोनॉमीज़ नहीं हैं, ठीक है, नो डाउट चाइना जो है बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है, उनके ट्रेड जो है वो बढ़ रही है, लेकिन अभी वो जो है एडवांस इकोनॉमीज़ और वो डेवलप कंट्री की लिस्ट में भी नहीं आया, ठीक है। ऐसा कुछ वक्त में जो है वो डेवलप कंट्री बन जाएगा, और नेक्स्ट यूँ कहते हैं इक्तसादी पावर तो बन चुका है वो ऑलमोस्ट। आहिस्ता आहिस्ता उसकी उसकी करेंसी जो है वो भी हो सकता है कि ये ग्रुप 9 बन जाए G8 की जगह, ठीक है, उसकी करेंसी भी वहाँ पे आ जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। फ़िलहाल जो है ये जो G8 के अलावा जो करेंसीज़ है ना, ये आपस में एक्सचेंजेबल नहीं है। अब मसला यहाँ पे ये है कि अगर इन G8 के अलावा कोई बंदा को बाहर से कुछ चीज़ें मंगवाना चाहता है या बेचना चाहता है तो वो कैसे करेगा? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है इन इन इन, इन करेंसीज को इस्तेमाल किया जाता है। अगर पाकिस्तान ने बाहर किसी मुल्क से कोई चीज़ मंगवानी है तो पाकिस्तानी बंदा जो है वो रुपीज़ नहीं देगा, पाकिस्तानी बंदा डॉलर उसे देगा। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के बाद डॉलर कहाँ से आएगा, ठीक है। ये सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान जब अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा ना, पाकिस्तान जब अपनी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान में बहुत जो है अच्छा चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान जब अपनी चीज़ें बाहर के मुल्कों में बेचेगा तो वहाँ से वो डॉलर रिसीव करेगा, वो कोई और करेंसी रिसीव नहीं करेगा,
वो इन G8 में से जो करेंसी, कोई एक करेंसी रिसीव करेगा, इसके अलावा कोई करेंसी रिसीव नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान यूके में एक्सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ से पाउंड एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अमेरिका में कर रहा है तो वहाँ से डॉलर एक्सेप्ट करेगा, या अगर किसी और कंट्री में भी कर रहा है तो वहाँ से भी पाउंड या डॉलर ही एक्सेप्ट करेगा, कोई और करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर कोई और करेंसी एक्सेप्ट कर ली तो उसका फायदा कोई नहीं, क्योंकि वो कहीं और चलनी नहीं है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप अपने पास वो करेंसी रखना पसंद करेंगे कि जो हर जगह चल जाती है, या फिर वो करेंसी रखना पसंद करेंगे जो कि कहीं नहीं चलती। जाहिर बात है हर कंट्री ये चाहता है कि उसके पास वो करेंसीज हों सिर्फ जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल हैं, और वो G8 वाली करेंसीज है सारी की सारी। मोस्टली जो इस टाइम जो चल रही है ना, जो टॉप लेवल पे चल रही है, वो डॉलर है। डॉलर को इस टाइम इंटरनेशनल करेंसी कहा जाता है, और डॉलर एक वाहिद करेंसी है जो पूरी की पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। आपने पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई चीज़ मंगवानी है ना, तो डॉलर के इवज वो चीज़ आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप रुपीज़ देंगे तो रुपीज़ के इवज वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अब डॉलर किस तरह से लिया जाए, डॉलर आने के डिफरेंट सोर्सेज हैं। पाकिस्तान ने अगर डिफरेंट कंट्री से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी तो डॉलर उसको चाहिए होगा, डॉलर रुपीज़ के ज़रिए आप चीज़ें नहीं मंगवा सकते। अब डॉलर आने के डिफरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। पहला सोर्स तो ये कि आप एक्सपोर्ट करें, आप चीज़ें बाहर के मुल्कों में बेचें और बदले में आप डॉलर रिसीव करें, और वो डॉलर आप अपने स्टेट बैंक को दे दें, स्टेट बैंक आपको उसके बदले रुपीज़ दे देगा, जो आप अपने शहर में, अपने सूबे में जो है उसको इस्तेमाल करेंगे अपने कंट्री में, ठीक है। एक तो ये एक्सपोर्ट का सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स क्या है, जो पाकिस्तानी लोग बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर डॉलर चल रहा है, अमेरिका में काम कर रहे हैं, ठीक है, या यूके में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से वो जो है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको कहा जाता है, वो अपने घर वालों को डॉलर्स भेजते हैं, वो अपने घर वालों को पाउंड्स भेजते हैं, ठीक है, अपने घर वालों को रबल वगैरह भेजते हैं। तो वो जो करेंसीज हैं, वो जो जब उनके घर वाले उन करेंसीज को एक्सेप्ट करते हैं, वो तो वो स्टेट बैंक के पास जाते हैं, स्टेट बैंक उन करेंसीज को रुपीज़ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और वो सारी इस तरह से जो जितने भी रिजर्व्स होते हैं ना फॉरेन करेंसीज के, ये G8 के जो रिजर्व्स हैं, डॉलर के, पाउंड के, रबल के, जापानीज येन के, ठीक है, ये जितने भी रिजर्व्स हैं ये स्टेट बैंक अपने पास जो है वो रिजर्व के तौर पे जमा करता रहता है सारे के सारे, ठीक है। तो ये मेनली दो आपके पास जो सोर्सेज हैं, एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो भेजते हैं, या दूसरा सोर्स है कि आप जो है कि ये एक्सपोर्ट करके हासिल कर लें, या तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट करें डॉलर्स में, ठीक है, और वहाँ पे आपको जो है इंटरेस्ट डॉलर्स में, जैसे कि हम पाकिस्तान में अगर किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं रुपीज़ में, आपने 10 लाख किसी बैंक में जमा करा दिया, ठीक है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है, ठीक है, 1,000 या 10,000 आपको सालाना उसके ऊपर मिलता जा रहा है, ठीक, रुपीज़ के ऊपर रुपीज़ मिल रहे हैं। इसी तरह से आप डॉलर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी जगह पे, किसी बैंक में, इंटरनेशनल मार्केट में आप डॉलर्स इन्वेस्ट कर लें या शेयर्स खरीद लें डॉलर्स में, ठीक है, तो उनके ऊपर जो डिविडेंड आएगा या वहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको सिक्योरिटीज़ के ऊपर, वो भी डॉलर्स में मिलेगा। अगर आप डॉलर्स में सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं तो उनके ऊपर आने वाला जो इंटरेस्ट है तो उनके ऊपर जो आने वाला इंटरेस्ट है, ठीक है, वो भी जो है आपका डॉलर में ही होगा। ये डॉलर आने के रिसोर्सेज हैं सारे के सारे, ठीक है। अब ये जिस तरीके से भी पाकिस्तान में डॉलर आएगा ना, वो स्टेट बैंक अपने पास जो है वो महफूज कर लेगा। और जब फिर आपने, एक आम बंदे ने, मेरे जैसे, आप जैसे बंदे ने बाहर से जब इंपोर्ट करनी होती है ना, वो चीज़ें मंगवानी होती हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है डॉलर अदा करना पड़ेगा, क्योंकि रुपीज़ तो एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सचेंजेबल करेंसी नहीं है, ये नॉन कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो फिर हम स्टेट बैंक से रब्ता करते हैं, स्टेट बैंक हमें फिर जितनी हमने चीज़ मंगवानी होती है, जितनी इंपोर्ट करनी होती है, उतने हमें डॉलर देता है, ठीक है, और उस हिसाब से हम वो चीज़ मंगवा लेते हैं। इसीलिए इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं। इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगने की वजह यही है कि हम कम से कम इंपोर्ट करें, इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि इंपोर्ट सिर्फ इकोनॉमी ये कहती है कि हम अपने रिसोर्सेज पे इक्तफा करें, हम खुद चीज़ बनाएं, ना कि हम बाहर से इंपोर्ट करें। जब हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए डॉलर इस्तेमाल होंगे, और डॉलर आपको पता है कितनी मुश्किल से रिजर्व उनके मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है, कितनी मुश्किल से हम डॉलर्स को अपने पास में रिजर्व उनके मेंटेन करते हैं, उनको जमा करते हैं। और अगर वो इस तरह बेफजूल फजूलियात में अगर हम उन डॉलर्स को खर्च कर देंगे, और जब कोई नेसेसरी आपने चीज़ लेनी होगी तो उसके लिए तो डॉलर होगा नहीं आपके पास, फिर कंट्री के लिए मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसलिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए इंपोर्ट जो है वो ओपन की जाती है, और जो फजूलियात हैं ना चीज़ें, मतलब कि जिनके बगैर भी गुजारा हो सकता है, ठीक है, वो लग्जरी में जो लग्जरियात में जो चीज़ें आ जाती हैं उनके ऊपर वो हैवी टैक्सेस, हैवी ड्यूटीज़ लगा देते हैं, ताकि आवाम को
ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करने के हवाले से डिस्करेज किया जाए। मतलब 400% टैक्स लगा दिया जाता है। गाड़ी आपने मंगवानी है, 10 लाख की गाड़ी आपको 40 लाख की मिल रही है बाहर से मंगवाते हुए, 400% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा, ताकि आम बंदे को जो है वो इंपोर्ट करने के वाले से डिस्करेज किया जाए। ठीक है। और दूसरी एक बात जो है, एक कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो फ़र्क है ना, वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। अगर कंट्री के जो एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो ये बैलेंस फेवरेबल है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि आपके पास डॉलर्स ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। और इंपोर्ट का मतलब है कि डॉलर्स कम जा रहे हैं बाहर। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख डॉलर की जो है वो एक्सपोर्ट की है और 8 लाख डॉलर की इंपोर्ट की है। ठीक है। इसका मतलब आपके पास 10 लाख डॉलर आपके पास आए हैं, लेकिन 8 लाख डॉलर आपने पे किए हैं, तो एट द एंड 2 लाख डॉलर आपको फिर भी बच गए। 2 लाख डॉलर का आपको फिर भी इस बैलेंस से फ़ायदा ही हुआ है। लेकिन अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी, डॉलर मुल्क से बाहर ज़्यादा जाएंगे और एक्सपोर्ट कम हो गया, मुल्क के अंदर कम आएंगे डॉलर, तो फिर ये बैलेंस जो है फेवरेबल नहीं होगा, ये अनफेवरेबल होगा। ठीक है। फिर आपने अक्सर जो टर्म सुनी है, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह जो है, वो भी क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि आजकल जो है आपकी जो करंट गवर्नमेंट है, उसने ये एक दावा किया हुआ है कि करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो गया, करंट अकाउंट जो खसारा है वो ख़त्म हो चुका है। वो बेसिकली उन्होंने इम्पोर्ट्स को रोक दिया है। ठीक है। ज़ाहिर बात है, जब आप इम्पोर्ट्स वगैरह को रोक देंगे, ठीक है, जब को डॉलर बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो जो खसारा था उसने ख़त्म ही होना है। करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो यही है ना, कि आप जो बाहर पेमेंट कितनी कर रहे हैं, ठीक है, और बाहर से पेमेंट जो डॉलर में वो आ कितनी रही है। ठीक है। अगर ज़्यादा पेमेंट आप बाहर कर रहे हैं, ज़्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं, कम डॉलर मुल्क में आ रहे हैं, इसका मतलब जो है एटलीस्ट अगर हम कंपनसेट करें बैलेंसेस को, तो एक्चुअली बाहर जा ही रहे हैं, आ तो नहीं रहे कुछ भी। अगर 10 लाख डॉलर मुल्क से बाहर जा रहे हैं और 8 लाख डॉलर आ रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा जा रहे हैं, कम आ रहे हैं। तो ये जो है, इस तरह जब सिचुएशन होगी ना, तो फिर आपका करंट अकाउंट बैलेंस ख़राब हो जाएगा और आपका ये खसारे में जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो होना क्या चाहिए कि मुल्क में ज़्यादा डॉलर आएँ। वो कब आएंगे? जब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। खुद से यहाँ पे चीज़ें बनाएंगे और उनको एक्सपोर्ट करेंगे, तो फिर आपके पास ज़्यादा डॉलर्स आएंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को डिफरेंट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए। हमारे जो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको सब्सिडीज दी जाए, उनको सस्ती रेट में रॉ मटेरियल दिया जाए, ताकि वो उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें, उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें और फिर उनको जो है बाहर एक्सपोर्ट करें। जब ये हमारे जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये जब चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो इससे मुल्क ज़र मुबादला कमाएगा। ज़र मुबादला से मुराद मुल्क में US डॉलर्स आएंगे। और मैं आपको बताऊं, जितने किसी कंट्री के पास ये फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स होते हैं ना, उतनी ही वो कंट्री जो है वेल्दी समझी जाती है। ठीक है। अब सऊदीया को हम वेल्दी कंट्री क्यों कहते हैं? कतर जो है सबसे वेल्दी कंट्री है, सबसे रिचेस्ट कंट्री कतर है। ठीक है। अब हम कतर को वेल्दियस्ट कंट्री क्यों कहते हैं, या सऊदीया को क्यों कहते हैं, या हम चाइना को वेल्दियस्ट कंट्री क्यों कहते हैं? ठीक है। क्या उनके पास ज़्यादा ज़मीन है या उनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है? ऐसी बात नहीं है। ठीक है। वो वेल्दियस्ट कंट्री इसलिए हैं क्योंकि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। वो जब चाहें, जहां से भी चाहें, कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनके पास डॉलर्स के इतने रिजर्व्स हैं, उनके पास पाउंड्स के इतने रिजर्व्स हैं कि वो कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं जब चाहें। वो फजूलियात भी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको मसला नहीं है। मसला वहां पे आता है जहां पे रिजर्व्स की कमी है, जहां पे ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कमी है। पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी है, तो हम चीज़ें देख देख के मंगवाते हैं, यार ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें मंगवा लें, बाकी रहने देते हैं। इसलिए जो फजूलियात पे जो है टैक्सेस लग जाते हैं। इंपोर्ट पे इसी वजह से टैक्स लगते हैं कि हम फजूलियात मंगवाने से हट जाएं, जो ज़रूरी चीज़ें सिर्फ वही मंगवाई जाए। कंट्री को तो इस तरह से होना चाहिए कि हम किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट ही ना हो। हमें खुद से चीज़ों को बनाना चाहिए, खुद से गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने चाहिए कि हम खुद से चीज़ें बनाएं और हमें बाहर से चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट ना करें, हम अपने रिसोर्सेज पर इक्तफा करें और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट। जैसे कि चाइना जो है वो इसी चीज़ के ऊपर चल रहा है, वो खुद अपनी चीज़ें बनाते हैं और सारी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आता है आपका जी, ये कैपिटल फ्लाइट का। कैपिटल फ्लाइट से मुराद क्या है कि रैपिड सेल ऑफ बाय रेजिडेंट्स और फॉरेन्स
of their holdings in the nation currency or other assets, usually in response to a domestic that causes investor to lose confidence in the country's economy. अब कैपिटल फ्लाइट बेसिकली क्या होता है कि इसमें ये होता है जी, कुछ गवर्नमेंट जो है ना वो अब अलाउ नहीं करती जैसे कि अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के हवाले से, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो करेंसीज की जो होल्डिंग्स होती हैं उनको बेचना शुरू कर देते हैं, उनको वहाँ पे बेचना शुरू। फॉर एग्जांपल कि आपने अगर अगर मैं मिसाल दूँ, पाकिस्तानी एक बंदा है, ठीक है, उसने अगर इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, इंडिया में उसने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, या उसने किसी और कंट्री में अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। तो अब वहाँ की जो करेंसी है वो कन्वर्टेबल नहीं है, अफ़गानी करेंसी में कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वहाँ की करेंसी जो उसने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है वो उससे जान छुड़ाना चाहेगा। वो कहेगा यार ये जो मैंने जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये इन्वेस्टमेंट ये जो इस कंट्री की जो करेंसी है वो कन्वर्टेबल ही नहीं है, उसको मैं कहीं और इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो फजूल में मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, क्यों ना मैं इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ से निकाल के किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करूँ। इस तरह की सोच लोगों के अंदर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह से जब भी ये मतलब कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल का मसला आता है तो लोग क्या करते हैं कि वो ख़ास कंट्री में से अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनको निकालना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हुई थी, लेकिन जब पाकिस्तान के हालात थोड़े से ख़राब हुए, इकॉनमी चेंज हुई, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हुई, तो लोगों ने अपनी यहाँ से इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ करनी शुरू कर दी। विड्रॉ करनी क्यों शुरू कर दी कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है, और यहाँ पे जो करेंसी जो है वो भी मतलब इतनी मतलब स्टेबल नहीं है। करेंसी में फ्लक्चुएशन आती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है। तो लोग ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते कि जहाँ पे करेंसी की फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, या करेंसी कभी बढ़ जा रही है, कभी कम हुई जा रही है, ठीक है। तो रिस्की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी करेंसीज जो है लोग वहाँ से जान छुड़ाते हैं, वहाँ से विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब वो विड्रॉ करते हैं तो उस करेंसी की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, और वहाँ पे कैपिटल फ्लाइट हो जाती है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम्स को जो है वो ओवरकम करने के लिए जो है वो इससे क्या किया जाता है, टू प्रिवेंट दिस कन्वर्जन टू प्रिजर्व देयर सप्लाई ऑफ हार्ड करेंसीज, ठीक है। करेंसीज जो है मतलब वो अपनी सप्लाई को रोक देते हैं, सच एज यूरो और यूएस डॉलर्स, टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फ्लाइट, ठीक है। अब यूरो और यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो लोग जो है ये जो यूरो है और जो यूएस डॉलर्स है ये अपनी करेंसीज को मजीद इतना इशू नहीं करते, ठीक है, ताकि जो है कैपिटल फ्लाइट से बचा जा सके। ये अपनी करेंसीज में जो है वो उनको स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, इनमें फ्लक्चुएशन नहीं आने देते, ताकि जो है इनकी करेंसी स्टेबल रहें और इनमें कैपिटल फ्लाइट ना हो। अदरवाइज क्या होता है कि लोग जो है क्या करते हैं कि अगर डॉलर बढ़ गया, ठीक है, या यूरो बढ़ गया, तो लोग क्या करेंगे, डॉलर से विड्रॉ करके यूरो में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। या अगर लोगों को पता लगा जी यूरो नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो यूरो में से सारी करेंसी निकाल के वहां से सारी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कैपिटल फ्लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप एक यूरोपियन यूनियन के बाशिंदे हैं, ठीक है, आप यूरोपियन कंट्री में रहते हैं और आप यूरो इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे रहते हुए। आपको पता लगा जी कि डॉलर डॉलर जो है बढ़ गया है, ठीक है, और वहाँ पे मतलब बढ़ने के चांसेस है। तो आपने क्या किया कि जितने आपके पास यूरो थे ना, आपने वो सारे जो है वो जहाँ इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ से विड्रॉ करवा के उनके बदले जो है आपने वो डॉलर खरीदना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, आपने वो, हालांकि आप जो है उस मुल्क के बाशिंदे हैं, अब आप फॉरेनर नहीं हैं, आप अपने आप को ये समझे कि आप उसी मुल्क के बाशिंदे हैं, आप यूरोपियन यूनियन के अंदर ही हैं और आप यूरोपियन कंट्री के बाशिंदे हैं। आपने क्या किया, आपने देखा जी डॉलर बढ़ रहा है, तो आपने जो यूरो था उसको, जो यूरो में जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी डिफरेंट कंपनीज में, आपने उसको विड्रॉ किया, ठीक है, और उसी से आपने डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। जब आप उसी अपनी मुल्क की करेंसी को वेटेज नहीं देंगे, ठीक, उसकी कदर नहीं करेंगे, ठीक है, किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, आपने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री से निकाल के आपने अमेरिकन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, क्योंकि आपको पता लगा जी वो करेंसी ज़्यादा ग्रेटर हो रही है या वो करेंसी स्ट्रांग हो रही है, तो लिहाजा मैं आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, फ़ायदा सोच रहे हैं अपना, ठीक है,
कि यार अगर मैं यूरो में इन्वेस्टमेंट रखूंगा तो मुझे अगले 2-3 साल में फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यही जो है अमेरिकन डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर दूं, उनकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करूं, तो मुझे अगले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इस सोच के साथ आपने क्या किया, आपने जो है यूरो डॉलर जो है उसको विड्रॉ करवा लिया जहाँ जहाँ था, ठीक है, और आपने वो पैसा सारा जाके डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। इससे हुआ क्या कि एक फॉरेनर्स को एक गलत इमेज गया कि यार ये तो यूरोपियन कंट्री में के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, इनके अपने लोग जो है इनकी करेंसी को वेटेज नहीं दे रहे, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। अब अगर कोई बंदा आपको ऐसा करता हुआ देखेगा, तो क्या वो आपकी कंट्री में, आप अभी यूरोपियन यूनियन के बाशिंदे हैं, तो क्या वो यूरोपियन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? वो कहेगा यार इनके अपने लोग यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट और दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग इनकी कंट्री में क्यों इन्वेस्टमेंट करें? असल ये मसला आता है। इस वजह से करेंसीज जो हैं वो आपस में जो हार्ड करेंसीज जो उनको कन्वर्ट नहीं करती, ठीक है, उनको अलाउ नहीं करती कि वो इस तरह से आपस में डीलिंग करें, जिसकी वजह से अगर ऐसा हो तो फिर वो कैपिटल फ्लाइट कर जाता है। लोग क्या करते हैं, वो करेंसीज को जो है आपस में बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और दूसरी करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो एक करेंसी की जो है वो डिमांड बढ़ जाती है, एक करेंसी की जो है वो डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से कैपिटल फ्लाइट कर जाता है। और एक लोग जो हैं वो उस इकोनॉमी में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। जो बाहर से आने वाले फॉरेनर्स थे, उन्होंने देखना कि यार इनके अपने लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो हम लोग क्यों करें, कॉन्फिडेंस तो लूज हो गया ना। जैसे कि पाकिस्तान की हमने बात की थी कि जब पहली पिछली गवर्नमेंट थी तो उस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट के मसले मसाइल आए, ठीक है, यहाँ पे कुछ मामला टेररिज्म के मामला हुए, गवर्नमेंट के अंदर अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल प्रेशर्स वगैरह यहाँ पे आए, बहुत सारे वाकयात से पाकिस्तान गुजरा, तो लोगों ने कहा कि यहाँ की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया यहाँ पे, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ली, ठीक है। तो इस मसले से बचने के लिए, इस कैपिटल फ्लाइट के मसले से बचने के लिए इकोनॉमीज बाज़ औक़ात क्या करती हैं, अपनी करेंसीज को कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल कैटेगरी में ले जाती हैं, उनको कन्वर्ट नहीं करती, ठीक है। बाज़ करेंसीज कन्वर्टेबल भी हैं, ठीक है, और बाज़ का जो नॉन कन्वर्टेबल वाली सूरत हाल है वो इसी वजह से है कि करेंसीज कैपिटल फ्लाइट के मसले से बचना चाहती हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा वो इस तरह लोगों को कन्वर्ट करने देंगी, तो उनकी अपनी करेंसीज जो है वो, उनकी जो एक वर्थ है वो डिक्रीज हो जाती है। तो करेंसीज की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो जो कंट्रीज़ हैं उनको इस तरह से फ्रीली जो है वो कन्वर्टेबल नहीं करना चाहिए एक दूसरी करेंसी में। बाज़ लोग जो है वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, बाज़ लोग जस्ट मतलब कोई चीज़ें मंगवा नहीं रहे होते, जस्ट मतलब उनको ये होता है कि हम एक करेंसी से उठा के दूसरी करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दें, दूसरी से उठा के तीसरी में कर दें, हमें प्रॉफिट आता रहे। बाज़ लोग इसी वजह से जो है खेल रहे होते हैं करेंसी के साथ, उनका कोई बेसिक मसला नहीं होता, बेसिक नीड नहीं होती उनकी कोई। तो इसलिए जो है वो करेंसी जो है वो नॉन कन्वर्टेबल होती हैं बाज़ औक़ात, ताकि इस कैपिटल फ्लाइट के मसले से बचा जा सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं मिसाल दूंगा कि इन्वेस्टर्स विड्रू ट्रिलियंस ऑफ रबल्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, ये 2014 की बात है, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों ने जो है रशिया में इन्वेस्टमेंट की हुई थी ट्रिलियंस ऑफ रबल्स में, रबल्स खरीदे हुए थे ट्रिलियंस में, ठीक है। उन्होंने जो है 2014 में अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट वहां से विड्रॉ करवा ली। तो मसला हुआ, उन्होंने वहां से सारी इन्वेस्टमेंट जो है विड्रॉ करवा ली। अब इस वजह से जो है वो जो फॉरेनर्स थे, उन्होंने देखा कि रशियन जो हैं अपने कंट्री के में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वहां से विड्रॉ करवा रहे हैं, तो हम क्यों रशिया में इन्वेस्टमेंट करें। एक गलत इमेज गया बाहर की दुनिया में, ठीक है। तो जिस वजह से लोगों ने एक रशियन इकोनॉमी के ऊपर जो है वो एक जो इतमाद था वो लोगों का खो गया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई। 2014 की बात है ये, ठीक है। कहता इन सम डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमीज करेंसी कन्वर्टेबिलिटी इज सो स्ट्रिक्ट दैट फर्म्स में अवॉइड यूजिंग करेंसीज ऑल टुगेदर, ठीक है। तो कहता है कि इन सम डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्री, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, ठीक है, वहाँ पे भी करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी इसलिए जो है वो मना है, कन्वर्टेबिलिटी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो लोग जो है वो करेंसीज को ऑल टुगेदर मतलब मिला के यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। दे रिसीव पेमेंट्स इन गुड्स, इन अदर वर्ड्स दे इंगेज इन बार्टर। अब जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, हम चाइना की बात करते हैं, ठीक है, ये डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी जो है वो स्ट्रिक्ट है, आपस में हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि हम रुपीज़ के बदले युआन नहीं ले सकते, युआन के बदले रुपीज़ नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो एडवांस नहीं हैं, वहाँ पे करेंसीज़ की एक्सचेंज जो है वो उसको मना किया जाता है। वो इस वजह से किया जाता है ताकि ये कैपिटल फ्लाइट वाले मसले ना आए, ठीक है।
और दूसरा जो है, हम फिर जब इस तरह से नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका क्या होता है कि जब हमने अगर चाइना से कुछ चीज़ें मंगवानी हैं, तो या तो हम बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम जो इंटरनेशनल करेंसी को डॉलर वगैरह या पाउंड वगैरह दे के हम इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं होता कि हम कि डॉलर वगैरह या पाउंड दे के ही दूसरे कंट्री से कोई चीज़ मंगवाएं। हम बार्टर सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पुराने दौर में चलता था। पुराने दौर में क्या चलता था, एक बंदे ने अगर दूसरे बंदे से कोई चीज़ लेनी है, उस वक्त तो कैश होता ही नहीं था, करेंसी तो होती ही नहीं थी। उस वक्त क्या होता था, एक बंदा एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ ले लेता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को जो है वो पोटैटो चाहिए, आलू चाहिए, ठीक है, तो अगले बंदे को जो है वो कोई इसके अगेंस्ट जो मतलब सब्जी वगैरह या फल वगैरह फ्रूट दे देता था, ठीक है। या अगर उसके पास कोई गॉट है, बकरी है, वो बकरी दे देता था सारी, और उसके मुकाबले में जितने उसको जो आलू चाहिए या पोटैटो चाहिए वो ले लेता। या एक सब्जी के मुकाबले में सब्जी, या सब्जी का फ्रूट के साथ मुकाबला, या किसी और, या उसके पास कोई और चीज़ है, ठीक है, कपड़े हैं, कपड़ों के बदले कोई और चीज़ है, मतलब चीज़ों की आपस में एक्सचेंज होती थी, इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे मसले मसाइल थे कि बाज़ बाज़ वक़्त कोई चीज़ें जो हैं उनकी वेटेज ज़्यादा होती थी, कुछ चीज़ों की वेटेज जो है वो कम होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे के पास पूरी गाय है, ठीक है, काव है, ठीक है, लेकिन अगर उसको कुछ सब्जियां चाहिए, ठीक है, तो अब वो चंद सब्जियों के मुकाबले में गाय को पूरी नहीं दे सकता ना, ठीक है। इस तरह के मसले मसाइल थे, जिसकी वजह से ये करेंसी को मुतारफ़ करवाया गया, कागजी करेंसी को मुतारफ़ करवाया गया, इन मसले मसाइल से बचने के लिए, क्योंकि इन इस सिस्टम के बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत सारी मुश्किलात थी पेमेंट्स के लेन देन में। बहरहाल, अभी भी ऐसा बार्टर सिस्टम कहीं-कहीं चलता है, जहाँ पे मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स से अवॉइड करने के लिए करेंसीज़ जो हैं वो सोच रही होती हैं। क्योंकि अभी भी हम जो है अगर बाहर से कोई चीज़ मँगवाना चाहते हैं ना, तो हम इस तरह मँगवाते हैं करेंसी, मतलब कि अगर इंडिया से इस तरह ट्रेडिंग होती है कि आलू के मुकाबले में टमाटर वगैरह इस तरह से हम एक्सचेंज कर लेते हैं। तो डिफरेंट क जो क इकोनॉमीज़ है आपस में अभी भी बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं, ताकि जो करेंसी वाले मसले मसाइल हैं, कैपिटल फ्लाइट वाले मसले मसाइल हैं, इनसे बचा जा सके। ठीक है? और इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि बाहर से अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी है, तो आप एक्सचेंज क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप मतलब उसमें देंगे, ठीक है। ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी दैट आर ट्रेडेड इंटरनेशनली, जितनी भी किस्मों की पैसा है जो इंटरनेशनली आप ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर, जैसे फॉरेन करेंसीज की हम बात कर लें, ठीक है, या हम बैंक डिपॉजिट की बात कर लें, या चेक्स की बात कर लें, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र की बात कर लें, ये सारे के सारे मेथड जो हैं वो यूज़ होते हैं एज अ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। जब भी आपने कोई चीज़ मंगवानी बाहर से, तो आप फॉरेन करेंसी देकर भी मंगवा सकते हैं, बैंक डिपॉजिट्स जो हैं वो शो करवा के भी आप डील कर सकते हैं, चेक्स के ज़रिए भी डीलिंग हो सकती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के ज़रिए भी आप जो है डीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या कहलाती है? ऐसी मार्केट जहाँ पे ये फॉरेन एक्सचेंज की बाइंग सेलिंग होती है, उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ एनी क्वेश्चन यू पीपल कैन आस्क नाउ। थैंक यू वेरी मच।